नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज़ के साथ, इस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अलग-अलग क्षेत्रों की शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आयाम गढ़े हैं और विश्व के सामने एक प्रतिमान स्थापित किया है। वो प्रतिमान उनके संघर्ष की कहानी कहता है, वो आयाम उनकी जीवटता को प्रदर्शित करता है और वो सोपान जो उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े हैं। कि कहते हैं कि जब हम किसी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो मंजिल का रास्ता साफ दिखाई देता है। ऐसे ही प्रतिमान, ऐसे ही आयाम गढ़ने वाली एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराधा सिंघई जी। अनुराधा सिंघई जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। और जिस तरह से हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनुराग महलवाला जी भी हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत नमस्कार। करते हैं। और आज जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा कि जिन्होंने वैश्विक स्तर पर एक प्रतिमान स्थापित किए हैं, एक नया आयाम स्थापित किए हैं और उन सोपानों को देख करके आने वाली पीढ़ियां अपना भविष्य गढ़ सकती हैं। क्योंकि जैसा कि एक छोटा सा परिचय है, लेकिन वो छोटा सा परिचय अपने आप में पूरा उपन्यास है। और वो उपन्यास के पहले शब्द हैं कि आज वर्तमान में जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं सैडमैप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराधा सिंघई जी। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में जिस जीवटता से इस ज़माने के सामने खुद को स्थापित किया है, वो क्या कहानी है, वो क्या संदेश देना चाहती हैं, इस चर्चा में आज हम आपसे रूबरू कराएंगे। जी अनुराग जी। जी, अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। थैंक यू। देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में, देश न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान अनुराधा सिंघई जी हैं, जो कि सैडमैप, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो मैम, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सूरज जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं देश न्यूज़ के। और सूरज जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है अनुराधा जी के विषय में। तो मैम, शुरू करें। जी। और सबसे पहला प्रश्न ये कि आपके आने के बाद जो सैडमैप की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ, एक संस्था जिसमें सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती थी और काफ़ी लंबे समय तक सैलरी के लिए वेट करना पड़ता था एम्प्लॉयज़ को, और आपके आने के बाद ऐसा चमत्कार जैसा हुआ कि वही संस्था जो घाटे में थी वो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, बड़े एक फ़ायदे में है, और आज एक नए प्रतिमान स्थापित करती हुई सैडमैप संस्था है। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय पूरे प्रदेश को है, टीम को है, प्रशासन को है, जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की। और सैडमैप 35 वर्षों से कार्य कर रही है। एक ऑटोनोमस बॉडी है मध्य प्रदेश सरकार की, जो स्वरोजगार के लिए काफ़ी जानी मानी है और उद्यमिता विकास के लिए 35 वर्षों से काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन आजीविका से जोड़कर नए स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए इसको मध्य प्रदेश का नोडल एजेंसी बनाया गया और मैन पावर आउटसोर्सिंग और उद्यमिता विकास ट्रेनिंग के लिए स्टेट में भंडारकर नियम में जब इसका नाम आया, तो मैन पावर में जो भी छोटी मोटी अलग अलग तरह की विसंगतियाँ थी, कहीं ईपीएफ की चोरी हो रही है, कहीं पीएफ ईएसआईसी की चोरी हो रही है, कहीं जीएसटी की चोरी हो रही है, कहीं तनख्वाह एम्प्लॉयज़ को कम मिल रही थी, इन सभी को दूर करने में सैडमैप की एक अहम भूमिका रही। यह चीज़ों को, समस्याओं को प्रदेश सरकार ने भी माना कि ऐसी समस्याएं कई प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ में थी, इसलिए उन्होंने सैडमैप को इसका एक नोडल एजेंसी निर्धारित किया। और नोडल एजेंसी बनने के बाद में हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट किए और हम डबल ऑडिट प्रक्रिया से हर भुगतान का पूरा ऑडिट करते थे कि बराबर पीएफ, बराबर सैलरी और बराबर जीएसटी पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे ये सरकार का राजस्व भी चोरी नहीं हो पा रहा है और पूरा राजस्व मिल पा रहा है, साथ ही पीएफ ईएसआईसी भी एम्प्लॉयज़ को मिल पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल थी प्रदेश सरकार की भी और सैडमैप की भी। इससे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके वेतन में जो विसंगतियाँ थी वो दूर हुई है। तो मुझे लगता है कि सैडमैप की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले वक्त में हम उसको और भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ऑटोमेशन के माध्यम से, क्योंकि
बहुत बड़ा वॉल्यूम सेडमैप हैंडल कर रहा है उस चीज़ को लेकर के। ऐसे ही उद्यमिता और ट्रेनिंग में भी पूरे स्टैंडर्ड सेट करके जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उद्योगों की कि किस तरह का कैंडिडेट चाहिए रोज़गार के लिए और स्वरोज़गार में किस तरह से एक उद्यमी को तैयार करना है, उसके ऊपर सेडमैप ने काफ़ी जोर दिया और उसी पर हमारा लगातार फोकस भी है। अनुराधा जी, अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में एक लेमैन की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी। अगर ये समझना चाहें कि सेडमैप संस्था क्या है और सेडमैप संस्था मध्य प्रदेश में किस तरह से लाभ पहुंचा रही है एक आम व्यक्ति के जीवन में, अगर जैसे लाइवलीहुड जब बात की जाती है तो सेडमैप का बड़ा नाम आता है कि लाइवलीहुड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्कआउट सेडमैप के द्वारा किया गया है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे, समझाएंगे कि सेडमैप संस्था किस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है? जी अनुराग जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेडमैप आजीविका के क्षेत्र में काम करती है। सेडमैप यानी कि उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उद्यमिता हमारा फोकस रहा है। उद्यमिता के साथ में क्योंकि हमारा एक मैन पावर आउटसोर्स डिवीजन भी है जिसमें हम सरकारी संगठनों में संस्थाओं में कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल उपलब्ध करवाते हैं, तो हम रोज़गार भी देने का कार्य करते हैं। अब स्किल की ज़रूरत रोज़गार में भी पड़ती है और स्वरोज़गार में भी पड़ती है, तो इन दोनों जगह ज़मीनी स्तर पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, उद्यमिता विकास का कार्य करते हैं। साथ ही हम लोग मोटिवेशनल लीडरशिप प्रोग्राम, ऑफिस मैनेजमेंट, स्थापना की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है माइंडसेट, क्योंकि रोज़गार में आप देखेंगे कि आप किसी भी उद्योग से पूछेंगे वो कहेंगे कि हमें सही कर्मचारी नहीं मिल रहा है, और अगर आप एक युवा से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो क्या दिक्कत है कि स्किल्ड भी है फिर भी रोज़गार उसे नहीं मिल रहा है। तो कहीं हमने पाया कि एक माइंडसेट जो है वो माइंडसेट रिजल्ट ओरिएंटेड, डिलीवरी ओरिएंटेड में कुछ गैप आ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम उस युवा को वहाँ पर भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एटीट्यूड बिल्डिंग, माइंडसेट चेंजिंग की पूरा एक इकोसिस्टम है प्रदेश का, सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसमें स्टार्टअप, इनोवेशन, इवन ट्रेडिशनल यूनिट के लिए भी लोन, सब्सिडी सब कुछ उपलब्ध है। ऐसे ही रोज़गार की भी कमी नहीं है। हाँ, सरकारी रोज़गार ऑफ कोर्स लिमिटेड होंगे, लेकिन प्राइवेट रोज़गारों की कमी नहीं है। पर वहीं जहाँ कैंडिडेट बोलता है कि मुझे ये चाहिए, वहीं एक एम्प्लॉयर की ये उम्मीद होती है कि वो संस्था को क्या दे सकता है। तो ये चेंज ऑफ माइंडसेट, प्रोसेस ओरिएंटेड से रिजल्ट ओरिएंटेड करना, ये एक बड़ा चैलेंज था। इसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन करके हम कैसे उस दिशा में कार्य कर सकते हैं कि जब एम्प्लॉयर बोले कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हमको कैंडिडेट मिला है। जी, तो यहाँ आपने एक बात कही कि उद्यमिता विकास के लिए, तो यहाँ कौशल विकास की भी बात आ जाती है कि लोगों को जो दो बातें आपने कही कि अच्छे कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, एक ये शिकायत होती है, युवाओं को शिकायत होती है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो दोनों शिकायतों को दूर करने की दिशा में या युवाओं और उद्यमों के बीच में, उद्योगपतियों की जहाँ संस्थाएं हैं उनके बीच में जो सेतु का कार्य आप करते हैं, इसमें कहाँ परेशानी होती है? क्योंकि सफल होना और सफलता की ओर आगे बढ़ाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, एक चीज़ तो होती है थ्योरेटिकल, कि हमने थ्योरेटिकली सोचा कि ये दो अलग अलग पहलू है और हम पुल की तरह बन गए और बस युवा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इतना आसान चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना मजाक नहीं होता है। और जो ये एटीट्यूड बिल्डिंग होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, किसी चीज़ को अंजाम देना, चाहे स्वरोजगार हो। हम बात करते हैं कि स्वरोजगार, उद्यमिता सिर्फ स्वरोजगार में होती है, लेकिन मैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर बोलती हूँ कि उद्यमिता रोजगार में भी होती है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति उद्यमी अगर है, उद्यमी मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, रिस्क लेता है, संस्था को और कुछ बेहतर देने की कोशिश करता है, तो वो उस संस्था के लिए एसेट बन जाता है और वो अपने जॉब में उद्यमिता ला रहा है। इस अप्रोच को बिल्ड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसको जब बिल्ड करते हैं तो थॉट प्रोसेस चेंज होना, माइंडसेट चेंज होना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन
क्योंकि आज का हमारा युवा पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड है। गूगल एआई के ज़माने में उसे कोई जानकारी की कमी नहीं होती है, उस एनर्जेटिक है, संसाधनों की कमी नहीं है, पूरा इकोसिस्टम है। तो कमी किसी भी चीज़ की नहीं है, कमी है सिर्फ रिजल्ट लाने की, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो वो एक एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस युवाओं के साथ करने पड़ेंगे कि कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमको कंफर्ट जोन में हम काम कर रहे हैं, हम अपने एसी केबिन में बैठ के काम करें, लेकिन कंफर्ट जोन से हासिल नहीं होता है कुछ भी। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें वो काम करना पड़ेगा जिसमें हमें पेन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन नो पेन नो गेन। बिल्कुल सही कहा आपने। सही। जी अनुराग जी। 2021 की आपकी ज्वाइनिंग रही है सैडमैप में, और तब से निरंतर जो है वो सैडमैप का ग्राफ जो है वो भारतीय शेयर बाज़ार की तरह ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बार फिर से बड़ी उत्सुकता और कौतूहल सभी में रहता है कि अभी जो आपने मुकाम हासिल किए हैं, जो सैडमैप को आप जिस पोजीशन तक लेकर गए हैं, तो आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं? अगले अगर 3 वर्ष या 5 वर्ष का रोड मैप कहा जाए तो सैडमैप के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स है? देखिए, मैं कहूँगी कि सैडमैप के लिए नहीं, प्रदेश के लिए क्या प्लानिंग है। और सैडमैप का काम प्रदेश के लिए है, प्रदेश में बेरोज़गारी दूर करने का है। तो अगले 2 साल के रोड मैप की मैं बात करूँ तो हम सब इसी प्रयास में है कि अगले 2 साल में हम बेरोज़गारी कितनी ख़त्म कर सकते हैं, और क्या ये आंकड़ा हम 50 लाख तक कर सकते हैं और 50 लाख लोगों को रोज़गार और स्वरोज़गार से जोड़ सकते हैं। तो सैडमैप का विज़न यही है कि अगले 2 साल में 50 लाख लोगों को स्वरोज़गार और रोज़गार से जोड़ना है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी। देश न्यूज़ के सारे दर्शकों के लिए और भारत के सभी दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह है कि सैडमैप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराधा सिंघई जी ने जो है वो कहा है कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को हासिल करना ये सैडमैप का लक्ष्य होने वाला है। जी सूरज जी। एक बात है, आपका एक नवाचार था पर्पल मार्च। वो पुरानी संस्थान का था, हाँ, जी, लेकिन आपने एक जी। एक नवाचार था, जी। तो वो क्या संदेश देता है? और दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपकी उपलब्धियां रही हैं, जहां आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जहां भारत को एक नई पहचान आपने दिलाई है कि भारत की वो नारी केवल जहां हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें कि वहाँ से पहचान नहीं है, अनुराधा सिंघई से भी भारत की पहचान विदेशों में हुई है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर हुई है। तो वो कथा, वो सफ़र आपका हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए सूरज जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं छोटी सी पद पर छोटी सी व्यक्ति हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेफिनेटली कुछ जगह प्रतिनिधित्व किया है और काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला है। बहुत अच्छा उन लोगों का रिएक्शन रहा है, चाहे वो यूएनओडीसी हो, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट्स नीदरलैंड हो, या दूसरे अन्य इस तरह के आयाम रहे हो। लेकिन ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने काफ़ी काम किए हैं विदेश में। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का, और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का नहीं, कुछ बदलाव, कुछ बेहतर करने की कोशिश करने का, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। एक छोटा सा भी अगर कार्य मेरे माध्यम से हो सके, किसी एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी में अगर बदलाव आ सके मेरे कारण, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी। अब पहला प्रश्न जो आपने कहा कि पर्पल मार्च क्या था, पर्पल मार्च इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव था। पर्पल यानी पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन। अधिकतर हम देखते हैं कि फीमेल मूवमेंट्स पिंक मूवमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का ये इनिशिएटिव था फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। एक छोटे सा हमारा उसका पंच लाइन था, रियल मैन रिस्पेक्ट वुमेन। रियल मैन की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि उसने अपने बाइसेप्स बनाए हैं, वो बहुत ताकतवर है, उसकी बड़ी मुच्छों पर ताव दिया है। रियल मैन वो है हमारी दृष्टि में
जो महिलाओं का सम्मान करता है, प्रोटेक्ट करता है उनको आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन ऑलवेज सपोर्ट अदर पीपल, नॉट जस्ट मैन ऑल्सो फीमेल। ये तो हमारे सनातन की वही बात आ गई कि यत्र नारेते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, देवता। जी। कि वो उस संदेश को बढ़ाने की एक बात थी बिल्कुल जी, वहाँ पर। जी। जी बिल्कुल अनुराग जी। तो एक बात बार बार जो है वो जहन में आ रही है कि युवाओं के लिए लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में आगे क्या होने वाला है, हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, आज के ज़माने में एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ते थे, हमें ये पता था कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जी। और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें और होती थी, सीए बन गए, मैं सीएस बन गई। आज के वक्त में अपार संभावना है। दूसरा, उस ज़माने में अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले की, तो ये कहा जाता था अगर आपको व्यवसाय शुरू करना है तो आपके पास पूंजी होनी चाहिए बड़ी। तो आपके पिताजी के पास पैसा है तो आप तो बिजनेसमैन बन जाओगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको जॉब में जाना है। लेकिन आज पूरा सिस्टम बदल गया है। आज आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। इतना नवाचार, इतनी नई चीज़ें आ गई है जिसके बारे में पहले किसी ने सुना भी नहीं था। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी हर तरह की इंडस्ट्री, चाहे एग्री एंड एलाइड इंडस्ट्री हो, सप्लाई चेन हो, रूरल इंडस्ट्री हो, अर्बन सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर्स हो, या हमारा इवन लॉजिस्टिक्स हो, सप्लाई चेन हो, वेलनेस सेक्टर हो, वेलनेस और हेल्थ में भी काफ़ी बड़ा स्कोप है, टूरिज़्म जैसे मैंने आपसे कहा। ये सभी संभावनाएं, इवन आजकल यूट्यूबर बन रहे लोग, ब्लॉगर बन रहे हैं, इतनी सारी अपार संभावनाएं हैं। तो आपको बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए आपका पैशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है और उस पैशन में आपको फर्दर क्या स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और उससे आप लोगों तक क्या पहुंचा सकते हैं। आज की डेट में ये नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए तो ही लाइवलीहुड मिलना है। आप लाइवलीहुड किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप सोचिए और लाइवलीहुड मिल गया। बिल्कुल। जावेद हबीब, अब आप सोचिए कि किसी ने सोचा था कि जावेद हबीब एक इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि हर शहर में कम से कम 20-20 फ्रेंचाइजी है। तो आपको सोचना है और सोच से परे जाना है। मैकडोनल्ड्स ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा ब्रांड बनेगा, रिटेल चेन बनेगा। तो समोसे वाला क्यों नहीं बन सकता है, पानी पूरी वाला क्यों नहीं बन सकता है। तो ये हमको अपने मेंटल बॉटलनेक्स छोड़ना है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। और एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, लाइव एग्जाम्पल है। चाय सुट्टा बार है हमारे सामने, एमबीए चाय वाला है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सोशल टैबूज को तोड़ा है। डेफिनेटली। और यही सोशल टैबूज को तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में उसमें पैशनेटली कुछ बेहतर करके पब्लिक को परोसने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। आप जिस मकाम पर हैं, जिस आयाम पर आज आप स्थापित हैं, कई बार हम देखते हैं कि भारतीय परिवारों में लड़कियों को बहुत आगे बढ़ने से कई बार रोक लिया जाता है कि लेकिन आज का ज़माना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो आपका क्या संघर्ष रहा है और हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहते हैं कि किन संघर्षों के बावजूद इस मकाम तक हासिल किया जा सकता है? देखिए, पहला तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐसा कोई मकाम नहीं है। आप मुझे बार बार ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मकाम है। ये एक पहचान है अनुराधा जी। 2014 में आपने मलेशिया में भारत को रिप्रेजेंट किया। जी। तो जब एक भारत की बच्ची, एक छोटे से गांव की बच्ची जब देखती है कि हमारे देश की एक स्त्री ने भारत को रिप्रेजेंट किया, और मुझे याद है वो 2000 का आपका यूएन कन्वेंशन, तो आप प्लीज मतलब आप शेयर कीजिए कि आखिर वो ये आपका बड़प्पन है। और चाहिए कि बड़ा वही होता है जो सामने वाले को छोटा महसूस ना होने दो। तो आप बड़े हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। और आप भले इस बात को आत्मसात ना करें। और ये है भी कि यदि आत्मसात करते हैं इस बड़प्पन को, तो कहीं अहम या अहंकार की भावना ना आ जाए जो आप में देखने नहीं मिलती है। उस भावना से क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ वो सिर्फ अपने माता पिता के कारण कर पा रही हूँ। मेरे पिता ने हर वक्त पढ़ाई को, शिक्षा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, पार्टीज छोड़ दो, चाहे न्यू ईयर पर आप नई ड्रेस लो ना लो, लेकिन शिक्षा बेस्ट होनी चाहिए। तो वो जो एक चीज़ थी कि नहीं, विद्या सबसे बड़ा धन है, उनका कहना था। परिवार वाले, दोस्त, सब कोई साथ छोड़ सकते हैं लेकिन विद्या साथ नहीं छोड़ती है वो। और मदर ने भी पूरा सपोर्ट किया हमको पढ़ाने में। मतलब आप सोचिए कि
मेरी एल्डर सिस्टर डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, ब्रदर भी इंजीनियर है। तो हमारे फादर ने हमेशा पढ़ाई पर फोकस किया और कभी ये नहीं सोचा कि हम लड़कियां हैं। जी। तो ज़माना बहुत बदल गया है। हर कोई आज लड़कियों को भी पढ़ा रहा है और शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे। आजकल गूगल के ज़माने में आपके पास में नॉलेज के और बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं। वो आप नॉलेज सब जगह से गेन करें, लेकिन साथ में विजडम भी एक्वायर करें, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। जब युवा अपने आप को शट डाउन कर लेता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, जी। आपको क्या आता है, हाँ। तो वो अपने सीखने के रास्ते बंद कर देता है। तो हमें एक स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए, अपनी आंखें और मस्तिष्क हमेशा खोल करके जाना चाहिए। हमें हो सकता है बहुत कुछ आता हो, लेकिन सामने वाले को कुछ एक चीज़ ऐसी आती होगी जो हमें नहीं आती और हम सीख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आदि गुरु दत्तात्रेय के जी। कितने गुरु थे, 24 गुरु जी, थे। बिल्कुल। उन्होंने हर किसी से सीखा है। बिल्कुल। तो आज युवा को भी वो जो चीज़ है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, दिस इज गुड, बट सामने वाला भी कुछ जानता है और कुछ दे सकता है। हाँ। जब वो ये चीज़ के साथ जाएगा कि मुझे ओपन रखना है अपना माइंड, तब वो विजडम गेन करता है। जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बेस्ट टीम होती है यूथ और एक्सपीरियंस्ड की, जी। अनुभवी व्यक्ति और उसके साथ में यूथ की एनर्जी। बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन। अनुभव का होश और युवा का जोश, जोश, जब वो उस बिल्कुल। कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं तो एक नए प्रतिमान स्थापित होते हैं बिल्कुल। और एक नई दिशा को दशा मिलती है। बिल्कुल। बहुत उत्तम बात है। और आपने जिस तरह से संदेश दिया कि स्पंज की तरह कि हम सब कुछ ग्राह्य कर सकें, जब वो बात आती है कि मुझे सीखना नहीं है, मुझे सब आता है, तो वहाँ तरक्की रुक जाती है। हालांकि आपका जो अनुभव है और आपकी जीवन शैली है, आपके जो शब्द हैं अति प्रिय हैं और लगता है कि निरंतर चर्चा करते रहें, पर समय की सीमा है। तो एक अंतिम जिज्ञासा आपकी जो है वो जरूर पूछें मैम से, उसके बाद हम कार्यक्रम को विराम देंगे। अनुराधा जी, आज के समय में आज जैसे यूट्यूब का ज़माना है, ट्विटर का, इंस्टा का ज़माना है, तो आज एक शब्द बड़ा ट्रेंड कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग। तो आप बहुत थोड़े में कुछ बताएंगे कि किस तरह से सेड मैप की क्या कुछ विजन्स हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं? जी, फूड प्रोसेसिंग एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है आजीविका का, क्योंकि हर कुछ चीज़, मतलब अगर आप एक गेहूं में से कंकर भी निकाल देंगे जी। तो वो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो वहाँ से लेकर के तो फाइनल प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है फूड प्रोसेसिंग का, और इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेडमैप में एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर एक सैंपल की तरह शुरू किया, जिसमें हम लोग फूड प्रोसेसिंग के ऊपर न सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि उन मशीनों को युवाओं को उपलब्ध करवाते हैं कि आप 3 महीने अपना बिजनेस इन मशीन्स के सहारे शुरू करके देखें। अगर आप प्रोडक्ट बना करके उसको मार्केट करने में सक्सेसफुल होते हैं, आपका अच्छा अनुभव रहता है, तो आप इसको फर्दर अपनी यूनिट परचेस कर सकते हैं आगे कहीं से भी। तो ये एक सेडमैप की छोटी सी पहल है जो पूरे प्रदेश में, क्योंकि हम एग्रो, पूरा देश ही हमारा एग्रीकल्चर प्रधान है, और मध्य प्रदेश में तो इतनी वैरायटी ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और इतने प्रोडक्ट्स है कि अगर हम प्रोसेसिंग करें तो हम लोकली भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो वही जो नारा है कि मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल, लोकली ही प्रोड्यूस कंज्यूम हो सकता है। और साथ ही में क्योंकि इसकी एक सप्लाई चेन भी जुड़ी हुई है जो दुकानों तक, घरों तक B2B और B2C के माध्यम से लोगों को फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है, तो न सिर्फ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मैक्रो एंटरप्राइजेस पॉसिबल है, बल्कि रोजगार भी और सप्लाई चेन के माध्यम से और बहुत बड़ा एक समूह उससे जुड़ जाता है। तो ये निश्चित तौर पर एक गेम चेंजिंग सेक्टर है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि ये बात वही है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता।
एक पत्थर तो तबीयत से उछाल दो यारो। इच्छा शक्ति यदि आप में है तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, यही संदेश है। और सिर्फ इतना नहीं, बात यहाँ भी आती है कि इच्छा शक्ति के साथ मंशा भी होना चाहिए। नियत अच्छी है तो स्वाभाविक बात है कि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि नियत से बरकत होती है। अच्छी नियत से, अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया जाए तो आप, जैसा कि अभी आपने बताया कि गेहूं से कंकर निकालना भी एक काम है, उस काम में भी आप अपना रोजगार, स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। ये कहना कि रोजगार के अवसर नहीं हैं, ये अपनी अकर्मण्यता को दर्शाता है। आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और जिस तरह से सैड मैप को लेकर के आपने बात कही कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, अनुराग जी ने जैसा कि कहा कि पहले क्या स्थिति थी और आपकी पदस्थापना के बाद में वो कहाँ पहुंच रहा है, तो निश्चित है कि आपकी इच्छा थी, आपकी मंशा थी और इच्छा शक्ति थी, जिस कारण से आज हम उस सफलता तक पहुंच सका है सैड मैप। और सैड मैप के माध्यम से जैसा कि बड़ी घोषणा की है, बड़ी बात की है कि लगभग 50 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर आने वाले 2 वर्षों में आप उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये उम्मीद है, और कहते हैं कि आशा से आसमान टंगा हुआ है, आशा से आसमान लटका है, तो वो आसमान जिसके सहारे हम सब हैं, आपको तलाश करना है। जैसा कि अनुराधा जी ने बताया कि तलाश कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ग्राह्य करने की शक्ति हमेशा होनी चाहिए। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हम तो चाहते हैं कि निरंतर आपसे और ज्ञान लेते रहें, दर्शकों को जानकारी मिलती रहे, किंतु समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को यहाँ विराम देना होगा। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। अनुराग जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अपने इस कार्यक्रम में देश की बात, देश न्यूज के साथ अगली बार फिर एक शख्सियत को लेकर के आपसे रूबरू होंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।